सही रहेंगे। देखिए, तो आज से अपन शुरुआत करते हैं अपनी क्लासेस के बारे में। अभी थोड़ा सा अपन बेसिक चीज़ों के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे बच्चे अभी जुड़ना स्टार्ट होंगे 2 4 5 दिन में। कुछ अभी पटवारी की एग्ज़ाम्स में बिजी चल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ पटवारी की एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट करेंगे। कुछ अभी दिवाली की सफाई वफाई में लग रहे हैं अभी, तो दिवाली की सफाई के बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अपने लिए क्या एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है। जब तक अपन अपना थोड़ा सा जो बेसिक है उस बेसिक को अपन मजबूत करने का प्रयास करेंगे और वापस से चीज़ें करेंगे। अपने पास देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो क्लास का पैटर्न रहेगा। क्लास का पैटर्न अपना सारी जूम पर लाइव क्लास लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए जूम पर क्लास चलेगी। तो जो बच्चे जूम पर क्लास लेंगे, ऐप से क्लास लेंगे, उनको भी बिल्कुल ऑफलाइन जैसा फील होगा, क्योंकि सारी क्लास जो है वो अपनी ऑडियो इंटरेक्टिव भी है और वीडियो इंटरेक्टिव भी है। अब चाहे देखो ऑफलाइन में भी क्या है कि बच्चा आप सामने बैठे हो, हम यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग अपनी चीज़ों को तुरंत पूछ सकते हो, बोल करके पूछ सकते हो, यही चीज़ है। तो अपनी लाइव क्लास के अंदर भी आप सेम यही काम कर सकते हो। सबसे बड़ी फैसिलिटी अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर ये है। आप किसी भी ब्रांडेड कोचिंग का भी अगर आप ऑनलाइन कोर्स खरीदोगे ना, तो ये फैसिलिटी आप उसको उसके अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बच्चों को पढ़ाते हैं। पहली बात तो लाइव क्लास चलते हैं, वहाँ पर भी केवल कमेंट फैसिलिटी होती है, ऑडियो तो वो ज्वाइन करवाते ही नहीं है। और कमेंट में भी इतने सारे कमेंट फास्ट चलते हैं, आपकी बात कौन सुने कौन नहीं सुने, मात्र केवल एक ही काम होता है, टीचर बोल रहा है उसको सुन लो बस। लेकिन जो कनेक्टिविटी टीचर के साथ में आपको ओरिजिनल वे में यहाँ मिलेगी, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ें चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें, दोनों में आपको सेम मिलेगी। इसलिए हमारी दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है। और जो भी अपन क्लास में पढ़ेंगे यहाँ पर सारा का सारा आपको जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको अवेलेबल रहेगा, ताकि आप उसको घर पे जाके दोबारा से चीज़ों को देख सको। ये कोरोना ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा गिफ्ट दिया है अपन को अब की बार, ये बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट है, क्योंकि इससे क्या है, एक तो बच्चों की क्लास मिस नहीं होती कभी भी। मान लो किसी कारणवश अपन आज कोचिंग नहीं आ पाए, तो अपन उस समय घर से भी अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। या कभी मान लो बाहर जाना पड़ गया, तो सुबह का टाइम मान लो फ्री है, तो उस समय अपन घर वहाँ से भी अपनी क्लासेस को क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, क्लास को अटेंड अगर उस टाइम पे नहीं कर पाए, तो बाद में भी क्लास को कभी भी अपन जब टाइम फ्री हो तब अपन नाइट में दोपहर में कभी भी उस क्लास को अपन देख सकते हैं। दूसरी बात कि मान लो महीने भर बाद 2 महीने बाद कोई पुराना टॉपिक भूल गए अपन, पुराने टॉपिक्स में से कुछ मिस हो गया, समझ में नहीं आ रहा साहब गुरुजी ने कैसे समझाया था, तो सारी चीज़ अपने पास रिकॉर्डेड है। पूरी पूरी बातें सारी सारी चीज़ अपने पास क्या हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। उसको कभी भी उस वीडियो को ओपन किया और फटाफट से उसको चला करके अपन ने देख लिया गुरुजी ने ये बात कैसे समझाई थी, क्या समझाया था, तो वो सारी की सारी चीज़ आपको अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है ना। दूसरी बात, जो भी अपनी क्लास लगाएगी पूरी की पूरी क्लास में अपन पूरा एक्सप्लेनेशन रखेंगे। यहाँ पर जो राइटिंग वर्क है वो अपन कम से कम रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ केवल जो मैं आपको क्वेश्चन कभी कि आप प्रैक्टिस के लिए दूँ, आप करके देखो, तो वो अपन को एक रफ वर्क अपन को साथ में रखनी है। बाकी सारे जो भी पैनल पर अपन लिखेंगे, डिजिटल बोर्ड पर जो भी अपन मेरे हैंड रिटन होंगे, वो सारे के सारे नोट्स आपको एज ए PDF ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको उसको चाहो तो आप घर पे जाके नोट कर लेना, और नोट नहीं करना चाहो तो सीधे ऐप से पढ़ लेना, समय अगर ख़राब नहीं करना चाहो उसके अंदर। तो अपनी जो मेन चीज़ है, अपन को डेली क्वेश्चंस पे अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है, ठीक है ना। और पूरी की पूरी तरह से काफ़ी अच्छे से तैयारी करवाएंगे। कई बच्चों के मेरे पास डाउट आ रहे थे, सर माथुर जी की सीट कराओगे कि नहीं कराओगे, ठीक है ना। तो माथुर जी की पूरी सीट अपने पास अवेलेबल हैं ये सारी, तो ये सीट तो मैं आपको कराऊंगा ही। और वैसे माथुर वाली सीटों का आप देखोगे ना, कोई बहुत ज़्यादा लेवल है नहीं, ठीक है ना। क्योंकि कई बच्चे मेरे से कह रहे सर आप तो इससे ज़्यादा मत पढ़ाओ कतई भी, तुम तो इतने एक ही पढ़ाओ। अरे भाई, अपन जब थोड़ा सा ही सीखेंगे तो अपन उसमें से भी कम करके आओगे फिर तुम लोग। जब अपन थोड़ा सा अपन को टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ना है, ताकि उस टॉपिक से किसी भी लेवल का कैसा भी सवाल आए अपन उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएँ। तो मेरा जो पैटर्न रहता है पढ़ाने का, वो ये नहीं रहता कि अपन किसी पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करें या किसी को अपन कॉपी करें। देखो सबका अपना एक यूनिक मेथड होता है पढ़ाने का, ठीक है ना, और उसी अंदाज में वो व्यक्ति आपको अच्छे से दे पाता है। माथुर जी का अपना मेथड है, हमारा अपना मेथड है, किसी और का अपना मेथड होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अपना यहाँ पर पढ़ने के बाद आप कोई सी भी सीट उठा लेना किसी भी कोचिंग की, कोई भी क्वेश्चन आपका अटक जाए तो मुझे बताना, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ बस, ठीक है ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो अपना अटैक होना चाहिए, उनको अटैक करने के लिए क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए, क्या सोच हमारी रहनी चाहिए, उस सारी चीज़ों के लिए अपन करेंगे, ठीक है ना। ऐप पर अपन लोग प्रैक्टिस टेस्ट रखेंगे, तो प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से अपन अपने प्रैक्टिस को अपन बढ़ा सकते हैं डेली की डेली, ठीक है ना। और अभी तो स्टार्टिंग में वीकली प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, फिर डेली प्रैक्टिस भी अपन लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन थोड़ा सा अपन स्टार्ट करते हैं।
और आज मैं सबसे पहले आपका एक टॉपिक उठा रहा हूँ। जो सबसे पहले देखो, जो अपना यहाँ पर बेसिक चलता है वो 11th क्लास से चलता है एक्चुअली, क्योंकि जब 11th क्लास का जो साइंस मैथ स्टार्ट होती है वो आपकी 11th से स्टार्ट होती है। जब 11th का बेसिक आपका क्लियर होगा तब आप 12th की चीज़ों को समझ पाओगे, और जब 11th और 12th की चीज़ें आपकी क्लियर होंगी तब आप बीएससी की बातों को समझ पाओगे, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट सेकेंड ग्रेड के अंदर जो है ना वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है। सीनियर सेकेंडरी लेवल के 180 नंबर के क्वेश्चन तो आपके यही हैं। इन क्वेश्चंस को अपन को अच्छे से करना है। 90 क्वेश्चन तो सीधे सीधे यही मिलेंगे आपको, और ये क्वेश्चन भी अगर आपने अच्छे से फोड़ खाए ना और जी के अच्छे से कर ली तो अभी आप फतेह पा जाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोग फोकस करें सीनियर सेकेंडरी लेवल को अच्छा करने के लिए। ग्रेजुएशन लेवल को भी अपन काफ़ी बेहतरीन करवाएंगे आपको, ठीक है ना। बहुत मज़ा आप लोगों को आने वाला है, बस आप लोग विश्वास बना करके आप लोग बैठें। और ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप किसी भी अच्छी जगह से चीज़ों को कंपेयर कर लेना, जिसके हम लोग मानते हैं ना नहीं साहब वहाँ जाने से सिलेक्शन हो जाएगा। केवल भीड़ में बैठ करके पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, अच्छी चीज़ें पढ़ने से, विश्वास करके पढ़ने से। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो सक्सेस मिलेगी वो आपको आपकी मेहनत से मिलेगी भाई। कोई भी टीचर जो है ना वो आपको केवल गाइड कर सकता है, आपको रास्ता बता सकता है, और आप उस रास्ते पर चले ही नहीं तो थोड़ी ना सक्सेस मिल जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अपन रास्ते पर चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है ना। तो टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं आपका एक छोटा सा टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक जो सब जगह काम आता है, इसको अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक है इसको हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है द्विघात समीकरण, ठीक है ना। अब द्विघात समीकरण जो है ये क्या होता है? द्विघात समीकरण को समझने से पहले कुछ वर्ड आते हैं, उन वर्ड को अपन लोग समझें। आपने बचपन में एक तो ये वर्ड पढ़ा होगा व्यंजक, ठीक है ना। एक होती है हमारे पास समीकरण, एक होती है हमारे पास सर्वसमीका, और एक होती है हमारे पास असमीका। पहले तो इनका मतलब अपन को समझ में आना चाहिए कि भाई व्यंजक क्या चीज़ होती है, किसे अपन व्यंजक कहते हैं, किसे अपन समीकरण कहते हैं, किसे अपन सर्वसमीका कहते हैं, और किसे अपन असमीका कहते हैं, ठीक है ना। लखन जी माइक को अपन बंद रख ले ताकि बैकग्राउंड आवाज़ नहीं आए, ठीक है ना। तब आपको जब कोई चीज़ पूछनी हो तो माइक ऑन करके आप लोग बोलें, जब बोलना हो तो माइक को ऑन करें, बाकी टाइम अपन लोग माइक को बंद करके रखें, ठीक है। तो हमारे पास ये चार बातें हैं, एक तो है व्यंजक, एक है समीकरण, एक है सर्वसमीका, और एक है असमीका। अब में से कोई मुझे बता सकता है कि व्यंजक क्या चीज़ होती है? व्यंजक इसे कहते हैं, समीकरण इसे कहते हैं, सर्वसमीका इसे कहते हैं, असमीका इसे कहते हैं। सबके बारे में नहीं बता पाए, जो जानते हो उसके बारे में बता पाओ। सारी चीज़ें एक जैसी लगती हैं, सब एक ही होता है, कभी क्या बोल देते हैं कभी क्या बोल देते हैं। हमेशा ये मैं बच्चों को देखता हूँ कन्फ्यूज रहते हैं, सर ये समझ में नहीं आया सर, कभी तो यार के ऊपर तुम व्यंजक लिख दो, कभी सर्वसमीका लिख दो, कभी असमीका लिख दो, है कलेश कहीं, होता क्या है? देखो मैं आपको बताता हूँ, जो व्यंजक होता है ना इसमें केवल वन साइड होती है, ओनली क्या होती है? वन साइड। जैसे हमारे पास एक LHS होता है, एक RHS होता है, ठीक है ना। तो LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड की तरफ जो लिखा होता है, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, राइट हैंड की साइड में जो लिखा होता है, ठीक है ना। अब यहां पर हम कह रहे हैं ओनली वन साइड, मतलब उसमें LHS RHS कुछ नहीं है, केवल एक ही साइड लिखा हुआ है। जैसे मैंने केवल लिख दिया x² + 2x + 3 लिख दिया केवल। अब इसमें LHS RHS का रंबाद नहीं है, केवल एक साइड लिखी हुई है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एक्सप्रेशन। व्यंजक, व्यंजक को अपन अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं एक्सप्रेशन। अंग्रेजी भाषा में इसे क्या कहा जाता है? एक्सप्रेशन कहा जाता है, ठीक है ना। जो समीकरण होती है, इस समीकरण में क्या होता है बेटा? समीकरण में LHS होता है, RHS होता है, दो साइड होती है, और बीच में क्या लगा होता है? बराबर लगा होता है, ठीक है ना। और इसके बाद भी एक स्पेशल चीज और है कि चर राशि के, चर राशि जिसको अपन अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं वेरिएबल,
के कुछ विशेष मान ही इसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। चर राशि के कुछ विशेष मान ही इसे क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। अब चर राशि के कुछ विशेष मान ही इसे सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल के कुछ विशेष मान ही, मतलब वेरिएबल के सारे मान उसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक चीज लिख दी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 लिख दिया मैंने, तो ये हमारे पास क्या है, समीकरण है। अब देखो इसमें और इसमें दोनों में फर्क समझ में आया, इसमें बराबर बराबर नहीं है, इसमें केवल एक ही साइड है, तो इसको अपन क्या नाम देंगे, व्यंजक, ठीक है ना, और इसको क्या नाम देंगे, समीकरण। समीकरण क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो LHS है, इसमें RHS है, बीच में क्या लगा हुआ है, बराबर लगा हुआ है। अब इसमें जो वेरिएबल है वो कौन है, x। अब x के कुछ विशेष मान ही इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई, जिसके लिए LHS और RHS बराबर आ जाए। ये नहीं कि x का मान, x के सारे मान ही सेटिस्फाई कर जाए, इसको सेटिस्फाई करेगा, x बराबर 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, x बराबर 3 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। 2 और 3 के अलावा x का कोई भी मान इसको क्या नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जब कोई भी टर्म लिखी हुई है उसमें LHS भी है, RHS भी है, बीच में बराबर लगा हुआ है, और वेरिएबल के कुछ पर्टिकुलर मान ही, वेरिएबल के कुछ विशेष मान ही उसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो कहलाता है समीकरण। वो क्या कहलाता है, समीकरण, ठीक है ना। इनके और जो मान सेटिस्फाई करते हैं उन मानों को उस समीकरण के कहते हैं मूल, ये कहलाते हैं इसके मूल, रूट, या इनको इस समीकरण के क्या भी कहते हैं अपन, हल भी कहते हैं। ये इस समीकरण के हल भी कहलाते हैं। आई बात समझ में। अब सर्वसमीका क्या होती है साहब, सर्वसमीका भी देखने में समीकरण के जैसी लगती है। सर्वसमीका जो है ये भी देखने में किसकी जैसी लगती है, समीकरण के जैसी। जैसे मैंने मान लो यहां पर लिखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये लिखा, तो ये सर्वसमीका है, और ये क्या है, समीकरण। अब साहब ऐसे कैसे पता लग गया आपको कि ये सर्वसमीका है और ये समीकरण है, दोनों की शक्ल तो देखने में एक जैसी है। इसमें भी क्या होता है, LHS होता है, इसमें भी RHS होता है, और बीच में बराबर का निशान इसमें भी होता है। ये तो समीकरण में भी होता है और इसमें भी होता है, लेकिन समीकरण में अपन ने एक स्पेशल बात क्या बोली भाई, समीकरण के अंदर हमने एक स्पेशल बात ये बोली कि वेरिएबल के कुछ पर्टिकुलर मान ही इसे क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, वेरिएबल के सारे मान इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। जबकि समीकरण की विशेषता ये होती है कि वेरिएबल के सारे मान इसको सेटिस्फाई करते हैं, वेरिएबल के सारे मान क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। मतलब आपकी मन में आए ना, जो x का मान लगा लो, x के हर मान पर LHS का मान और RHS का मान बराबर आएगा, लगा के देख लो भले ही आप। x बराबर 1 लगाया इधर, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, इधर 1 लगाओगे तो 4 आएगा, इधर इसमें 2 लगाओगे, 2 और 1 3 का वर्ग 9, इधर भी 2 लगा के देखो 9 ही आएगा। तो x का कोई भी मान लगा लो जो आपकी इच्छा करे, जो LHS और RHS का मान हमेशा क्या आएगा, समान आएगा। इनको कहते हैं सर्वसमीका। बचपन में 9th-10th में हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पढ़ते थे साहब। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती थी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। गुरुजी बोल देते थे कि ये क्या है, सर्वसमीका है। अब लेकिन यो पता नहीं हो कि सर्वसमीका है क्यों है। सर्वसमीका इसलिए कि इसमें थीटा का कोई भी मान लगा दो, आपकी मर्जी हो, जो थीटा का हर मान क्या करता है, इसको सेटिस्फाई करता है। साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 बोलेंगे तो भी 1, साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 बोलेंगे तो भी 1, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 बोलेंगे तो भी 1। ये नहीं कि थीटा के कुछ विशेष मान ही इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो वेरिएबल के सारे मान जब उसको सेटिस्फाई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं भैया जी, सर्वसमीका कहते हैं, ठीक है ना। अब असमीका क्या चीज होती है, ये तीन चीज अपन को क्लियर हो गई, व्यंजक क्लियर हो गया, समीकरण क्लियर हो गया,
सर्व समीका क्लियर हो गई। असमीका किसे कहा जाएगा? असमीका का मतलब है, असमीका का मतलब है कि इसमें भी LHS होगा, इसमें भी RHS होगा, लेकिन बीच में जो है या तो आपको लेस देन का चिन्ह मिलेगा, या फिर आपको ग्रेटर देन का चिन्ह मिलेगा, या फिर आपको लेस देन इक्वल टू का चिन्ह मिलेगा, या फिर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह मिलेगा। अगर LHS और RHS के बीच में लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के चिन्ह मिले तो ये कहलाती है असमीका। ठीक है ना, इनको कहते हैं अपन अंग्रेजी में इनइक्वलिटी। ठीक है ना, इसको कहते हैं अंग्रेजी में अपन आइडेंटिटी, और समीकरण को अंग्रेजी में बोला जाता है इक्वेशन। ठीक है ना, अब जैसे मान लो आपको लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन y, तो ये क्या है साहब? असमीका है। ये इनइक्वलिटी है, क्योंकि इसमें LHS भी है, इसमें RHS भी है। ठीक है ना, और बीच में क्या चिन्ह लगा हुआ है? ग्रेटर देन। अब बीच में ग्रेटर देन की जगह आपको लेस देन मिल सकता है, लेस देन इक्वल टू मिल सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू मिल सकता है। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ? इनमें कोई कंफ्यूजन किसी को? ये सारी चीज समझ में आ गई भैया जी सभी को? बोलिए जी। लखन जी, पूजा, आपका क्या नाम है? हरगोविंद, आपका? नरेश। तो नरेश जी, हरगोविंद जी, पूजा, लखन, सबको क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? ठीक है ना, अब यहां तक की बात अपन को समझ में आ गई। अब इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे समीकरण के बारे में, और समीकरण में भी अपन को क्या पढ़नी है? द्विघात समीकरण पढ़नी है। ठीक है ना, अब अपन यहां पर देखें किसी भी समीकरण की घात क्या होती है। ठीक है ना, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएं, और नहीं तो मैं इन सब का जो PDF है वो ऐप पर अभी अवेलेबल करवा दूंगा। तो ठीक है ना, तो थोड़े टाइम के बाद आपको दोपहर तक आपको ये ऐप पर PDF के रूप में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो वहाँ पर आप PDF में भी देख सकते हो। ठीक है ना, सारा नोट उससे आपको हो जाएगा। अब देखिएगा, इसके बाद में अपन चीज़ों को देखें, समीकरण की घात। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है समीकरण की घात। समीकरण की घात क्या होती है भैया जी? डिग्री ऑफ इक्वेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है? तो किसी भी समीकरण में x की मैक्सिमम पावर उस समीकरण की घात कहलाती है। उस समीकरण की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। अब जैसे कोई भी समीकरण लिखी हमने, x की पावर 100 प्लस 2x की पावर 45 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण के अंदर अगर डिग्री पूछें अपन से कि इसकी डिग्री कितनी है, घात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अपन? डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी आएगी बताओ? इस समीकरण में x की मैक्सिमम पावर कितनी है? बोलिए भाई। 100। ठीक है ना, x की जो मैक्सिमम पावर है वो है 100। तो x की मैक्सिमम पावर जो है वो उस समीकरण की क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। ठीक है ना, मान लो कोई भी समीकरण अपन ने लिख दी, x की घात 4 माइनस 5x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। इस समीकरण की डिग्री कितनी हो जाएगी भाई? इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4। तो x की मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसकी जो डिग्री है वो भी किसके बराबर हो जाएगी? 4 के बराबर हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो जो इसमें वेरिएबल है, जो इसके अंदर हमारे पास क्या है? चर राशि है। चर राशि कौन है हमारे पास? x। तो x की मैक्सिमम पावर जो है
वो उस समीकरण की, उस इक्वेशन की क्या मानी जाती है, डिग्री मानी जाती है, उस समीकरण की घात मानी जाती है। ठीक है ना। अब यहां पर एक बात अपन लोग समझेंगे, किसी भी समीकरण के, नोट डाल करके एक बात अपन यहां पर लिखेंगे, रिमार्क डाल करके, और रिमार्क डाल करके यहां पर क्या चीज अपन को लिखनी है, किसी भी समीकरण में किसी भी समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या मूलों की अधिकतम संख्या उस समीकरण की डिग्री के बराबर होती है। उस समीकरण की डिग्री के बराबर होती है। आई बात समझ में। कोई भी समीकरण हमारे पास लिखी हुई है तो उस समीकरण में जो मूलों की अधिकतम संख्या, जैसे इस समीकरण में, इस समीकरण के मूल कितने होंगे, इसमें मूलों की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 100, क्योंकि इस समीकरण की डिग्री कितनी है, 100, तो 100 ही मूल निकल करके आएंगे, इसके 100 रूट होंगे इस समीकरण के। अब वो अलग बात है कि उनमें से कितने रियल रूट होंगे, कितने कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। ठीक है ना। किसी समीकरण के कुछ मूल जो हैं वास्तविक होते हैं, कुछ मूल काल्पनिक होते हैं, लेकिन मूलों की जो टोटल संख्या है वो उस समीकरण की डिग्री के बराबर होती है। जितने डिग्री की समीकरण होती है उस समीकरण के मूल भी उतने ही निकल करके आते हैं। इस समीकरण की डिग्री कितनी है, 4, तो इस समीकरण में मूलों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। इस समीकरण के अंदर मूलों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 4, ऊपर वाले में कितनी हो गई, 100 हो गई। बात समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक की बात समझ में आई सभी को। लगन जी, पूजा, सवरमल, बेटा आपका नाम सवरमल है, स्वरमल है, क्या क्या बोलते हैं, चौधरी जी माइक ऑन करके बोलेंगे एक बार, आवाज आ रही है चौधरी जी, सवरमल चौधरी जी, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा लेट ज्वाइन करें क्लास, लेट कैसे हो गए, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक की बात अपन को समझ में आई सभी को। अब इसके बाद में अपन लोग यहां पर क्या करें, अब अपन आते हैं मुद्दे की बात पर, अपनी द्विघात समीकरण। ठीक है ना। यहां से अपन रिलेट करेंगे अपनी द्विघात समीकरण को, और द्विघात समीकरण का मतलब क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण जिसको अपन बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का मतलब, क्वाड्रेटिक समीकरण का मतलब हो जाएगा, यदि किसी समीकरण में डिग्री का मान जो है, किसी भी समीकरण में डिग्री का जो मान है वो कितना हो जाए, 2 हो जाए। समीकरण की अगर डिग्री, जिस समीकरण की डिग्री 2 होती है उस समीकरण को अपन क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। या द्विघात समीकरण का मतलब होता है जो इस फॉर्मेट में आ जाए, ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है। अब इसमें देखो x की मैक्सिमम पावर 2 है, अब x की मैक्सिमम पावर 2 है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। और जिस समीकरण की डिग्री 2 होती है उस समीकरण को क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसकी डिग्री जब 2 हो गई, लेकिन इसमें a का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान ही 0 हो गया तो x² वाली टर्म तो गायब हो गई, फिर इसकी डिग्री 2 थोड़ी ना बचेगी, डिग्री कितनी रह जाएगी, इसकी 1 रह जाएगी। और डिग्री अगर 1 रह जाएगी तो फिर इसको अपन क्या नहीं बोल सकते, द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते। आई बात समझ में। तो द्विघात समीकरण का मतलब है कि उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। अब द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे साहब, और अगर मान लो किसी की भी डिग्री समीकरण की कितनी हो जाए, 1 हो जाए, यदि डिग्री कितनी हो जाए, 1, डिग्री अगर 1 है मान लो, तो उस समीकरण का फॉर्मेट कौन सा हो जाएगा, ax + b = 0 का हो जाएगा।
और इन समीकरण को बोलते हैं अपन रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। इसे क्या कहा जाएगा? लीनियर इक्वेशन। किसी भी समीकरण को रैखिक कब बोलेंगे? जब उस समीकरण की डिग्री कितनी हो? 1 हो, मतलब उसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 1 हो, तो उसे कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। हाँ, एक घात भी बोल सकते हैं, एक घात का, लेकिन एक घात का वर्ड आपको सुनने को कम मिलेगा, ठीक है ना। एग्जाम में आपसे पूछ लिया निम्न में से रैखिक समीकरण है, इतना सही पूछ लिया कभी मान लो, अब बहुत छोटी सी बात लगती है कि इतनी सी छोटी सी बात पूछता है क्या, तो अब हमको पता होना चाहिए कि रैखिक क्या हो। रैखिक का मतलब क्या है कि रैखिक से मतलब ये कि इसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, एक रेखा बनती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? रैखिक समीकरण कहते हैं। एक घात का तो वो तो नॉर्मल है, वो तो सारे बच्चे बोलते हैं कि एक घात की समीकरण है, लेकिन एक घात की समीकरण को कहते क्या है? रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गई भाई? नितेश जी, नितेश जी बताया ना नाम आपने? नरेश जी, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद में देखो एक होती है घनीय समीकरण। क्या नाम दे दे आपसे? घनीय समीकरण। तो घनीय समीकरण का मतलब क्या हो जाएगा? x की घात 3 हो जाएगी। क्यूबिक समीकरण, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन का मतलब है उसके अंदर डिग्री जो है वो कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अगर किसी भी समीकरण में डिग्री 3 हो जाए तो उस समीकरण को क्या कहा जाता है? घनीय समीकरण। जैसे हमने लिख दिया x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो ये क्या है? घनीय समीकरण। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक समीकरण। ये हमारे पास क्या है? रैखिक समीकरण। आ गई बात समझ में यहां तक? कोई दिक्कत किसी को भाई? चलिए, अब देखो द्विघात समीकरण को भी अपन 2-3 पार्ट के अंदर बांटते हैं। द्विघात जो समीकरण है इसको भी अपन 2-3 पार्ट के अंदर बांट देते हैं। कैसे कैसे बांट देते हैं द्विघात समीकरण को? ये हमारे पास द्विघात समीकरण है साहब। द्विघात समीकरण में एक तो बोलते हैं अपन अपूर्ण द्विघात समीकरण। एक द्विघात समीकरण तो कौन सी होती है? अपूर्ण द्विघात समीकरण। एक हमारे पास होती है पूर्ण द्विघात समीकरण। अपूर्ण के बाद एक हो जाएगी पूर्ण। द्विघात समीकरण, और एक होती है विशुद्ध द्विघात समीकरण। अपूर्ण द्विघात समीकरण, पूर्ण द्विघात समीकरण और विशुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है ना। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ये जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसका जो व्यापक रूप होता है, अगर इसके व्यापक रूप की बात करें तो व्यापक रूप होता है इसका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब इससे ज्यादा कोई टर्म नहीं मिलेगी। भरतलाल जी कहां लेट हो गए? नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क को सही करवा यार। नेटवर्क प्रॉब्लम करेगा अभी से कैसे काम चलेगा भरत भैया? हैं? चलो, तो देखिए द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है, व्यापक रूप आपके पास क्या हो गया? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 टर्म मिलेंगी, 3 से ज्यादा चौथी टर्म नहीं मिलेगी आपको द्विघात समीकरण के अंदर, ठीक है ना। या तो x² की टर्म होगी, इनसे कम हो सकती है, इनसे ज्यादा नहीं हो सकती। ax² का मतलब एक x² वाली टर्म, bx का मतलब एक x वाली टर्म, और c का मतलब एक कांस्टेंट टर्म। और जब ये व्यापक के सारे पद उपस्थित नहीं हो, व्यापक रूप के सारे पद अगर उपस्थित ना हो, व्यापक रूप के सारे पद उपस्थित ना हो, तो उसे कहते हैं अपूर्ण द्विघात समीकरण। मतलब कंप्लीट नहीं है वो क्या है? अपूर्ण है साहब, ठीक है ना। और विशुद्ध का मतलब है, जो विशुद्ध द्विघात समीकरण उसको बोलते हैं जिसमें एक घात वाला पद न हो। जैसे मान लो लिख दिया हमने x² माइनस 5 बराबर 0,
अब इसमें एक घात की कोई टर्म मौजूद ही नहीं है, तो किसी द्विघात समीकरण में अगर एक घात वाली टर्म मौजूद नहीं है तो उसे कहेंगे अपन विशुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है ना। और अपूर्ण का मतलब इनमें से एक भी टर्म गायब हो जाए। अब एक भी टर्म गायब, इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म गायब नहीं कर सकते, लेकिन तुम कहीं तुम एक्स स्क्वायर वाली कोई गायब कर दो, अब एक्स स्क्वायर वाली गायब हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बची भाई साहब वो तो क्वाड्रेटिक रहने के लिए एक्स स्क्वायर तो कम से कम उसके अंदर होना चाहिए, या तो उसमें एक्स गायब हो जाए या कांस्टेंट गायब हो जाए। मान लो अपन ने केवल समीकरण लिख दी 2x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0, तो ये क्या है हमारी अपूर्ण द्विघात समीकरण। और पूर्ण का मतलब जब सारे के सारे पद उसके अंदर मौजूद हों, व्यापक रूप के सारे पद अगर उसके अंदर उपस्थित हैं, व्यापक रूप के सारे पद उपस्थित हैं, तो वो क्या कहलाता है, पूर्ण द्विघात समीकरण कहलाता है। उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म भी मौजूद है, उसके अंदर एक्स की टर्म भी मौजूद है, उसके अंदर कांस्टेंट टर्म भी मौजूद है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा पूर्ण द्विघात समीकरण कहलाता है। उसे बोलते हैं अपन कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बात सबको क्लियर हो गई, किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक भाई बोलिए जी। या पूजा, सवरमल, लखन, भरत, हरगोविंद, नरेश जी, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन का आते हैं कि द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, द्विघात समीकरण के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ये अपन ने बचपन में निकालना सीखा है, द्विघात समीकरण को हल करना खूब सीखा है। एक बार इन चीज़ों पर अपन लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। द्विघात समीकरण के हल, द्विघात समीकरण के हल कैसे निकाले जाते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस बारे में अपन को बातचीत करनी। अब इसके कई सारे मेथड हैं हमारे पास। कई सारे मेथड कौन कौन से हैं साहब। सबसे पहला एक तो मेथड होता है हमारे पास निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि का मतलब तो होता है केवल देखा और उत्तर बता दिया, ठीक है ना। इंस्पेक्शन मात्र से जिस समीकरण के रूट निकाले जा सकते हैं वो मेथड कहलाएगा निरीक्षण विधि। ये भी अपन काम में लेंगे, बहुत काम आएगी अपन के ये मेथड भी। दूसरा आपने एक मेथड पढ़ा होगा गुणनखंड विधि। क्वाड्रेटिक समीकरण के गुणनखंड करके भी उस समीकरण के क्या निकाले जाते हैं, रूट निकाले जाते हैं, ठीक है ना। तीसरा मेथड हमारे पास होता है एक पूर्ण वर्ग विधि। पहले तो अपन को इन विधियों पर परफेक्टनेस लानी है। पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा मेथड हमारे पास रहेगा पूर्ण वर्ग विधि। और चौथा जो मेथड है, ठीक है ना। लखन जी माइक को बंद रखो बेटा, जब बोलना हो ना तभी बोला करो, क्योंकि क्या है कूलर चला रखा होगा शायद अपन ने, तो हवा आ रही है उसकी, और हवा से क्या है मेरे बाल उड़ रहे हैं भाई साहब। हाँ, तो निरीक्षण विधि, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, और इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आती है धाराचार्य विधि, जो बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। इन विधियों के माध्यम से अपन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इनके बारे में अपन धीरे धीरे क्लास को बढ़ाएंगे, एक साथ ही सारी चीज़ों को अभी अपन ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी धीरे धीरे ज्वाइन होने। आज अपनी केवल ओरिएंटेशन क्लास थी, एक बेसिक पार्ट मैंने क्वाड्रेटिक का स्टार्ट किया है, तो कल की क्लास में इन सारे मेथड्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन आगे की तरफ लेकर के चलेंगे। ये पूरा पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ जो है आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। ऐप पर सबने ऐप इंस्टॉल कर लिया, नरेश जी ने नहीं किया शायद अभी, ठीक है ना, तो ऐप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है ना। और ऑनलाइन वालों ने तो सबने कर ही रखा है, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। आपने शायद मुझे मैसेज कर दिया नाम लिख करके, नहीं किया, तो ऐप इंस्टॉल करके उसमें एक मैसेज आता है चैट का, उसमें आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स लिख करके मैसेज कर देना, तो बैच में मैं ऐड कर दूंगा। तो पीडीएफ तो आपको सबको बैच के अंदर ऊपर एक स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आता है, स्टडी मटेरियल के अंदर आपको वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो लेक्चर जो है, वैसे आपको ये वीडियो लेक्चर आप जब आप कोर्स परचेज कर लेंगे
तब आपको वीडियो लेक्चर्स मिलना स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं सारे अपने, अभी आज का लेक्चर भी अपना रिकॉर्डेड है, बाद में रिकॉर्डेड है। जैसे ही आप सेटिस्फाई होते हैं आराम से 8 दिन में 10 दिन में, जब मन भर जाए आपका, नहीं सब जगह से बढ़िया अपन को मिलेगा, ठीक है ना। हर जगह की क्लास लेकर के देखो और आपको लगे कि सबसे मस्त पढ़ाई अपन को यहाँ मिल सकती है। रोम रोम आपका जब राजी हो जाए तो अपने पास पढ़ना। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे मेरे साथ साथ तो निश्चित रूप से अपन सिलेक्शन की राह तक अपन लोग पहुँच पाएंगे, ठीक है ना। बस आप लोगों का साथ बहुत जरूरी। देखो मैं आपको केवल गाइड कर सकता हूँ। कई लोग कहते हैं साहब मेरा सिलेक्शन हो तो जाएगा नहीं। अब भैया देखो गारंटी कछु चीज़ की नहीं हुई। मैं केवल पढ़ाई तो सकता हूँ। अब मैं कहूँ भैया मेरे पास पढ़ ले तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे पास कोई चूरन तो है नहीं साहब जेको मैं दे दूँ क्या वो सुबह शाम को सोबे के बाद सुबह जगवे से पहले ले लीजिए सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो ऐसी गारंटी को चूरन अपने पास नहीं है जो और दुकानन पे मिले हैं। अपन ये कह सकते हैं भाई अपन आपको अच्छी मेहनत करा सकते हैं। एग्जाम में ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जिसे आप हल नहीं कर पाओ, इस बात की गारंटी अपन की है, ठीक है ना। और पढ़ोगे मेहनत करोगे, प्रैक्टिस, देखो मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगती है, कितनी प्रैक्टिस आप कर पाते हो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको मैक्सिमम कंटेंट दूंगा, आपको कंटेंट अलग से कहीं से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊं उस कंटेंट को अच्छे से सॉल्व कर लेना बस, ठीक है ना। जो भी आप चाहोगे वो सारी हो जाएगी और कोई भी सीट को आप सॉल्व कर लेना, कोई भी चीज़ आपको नहीं अटकेगा। बहुत काफ़ी अच्छा लेवल जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का लेवल आता है उससे भी ऊपर एक लेवल अपन ऊपर लेकर के चलेंगे ताकि उस लेवल तक अपन चीज़ों को कर सकें, ठीक है ना। कुछ बच्चों के कॉल आ रहे हैं सर आप तो एक काम करो वो जो सीट होती है ना 10-5 साल से वे गुरुजी बाई सीट को करवाते आ रहे हैं, बाई सीट को तुम बाई ये करवा दीजिए। देखो मैं कह रहा हूँ वो सीट आपकी 100% हो जाएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। और उससे भी ऊपर के क्वेश्चन आप कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन उतना ही सीखोगे, क्योंकि एक बार क्या है, मान लो गवर्नमेंट ने आवेदन निकाले साहब किसके लिए, हथियार के लिए, कि हथियारों के लिए आवेदन करो, किसी को बंदूक का लाइसेंस चाहिए, किसी का चक्कू का लाइसेंस चाहिए। तो एक महाशय जी ने क्या है आवेदन कर दिया साहब मुझे चाहिए तोप के गोले का लाइसेंस। अब अधिकारी ने को बुलाया भैया या तोप के गोला बाड़े को बुलाओ नया ई कहीं चावे अपन से कि भैया जी का चाहो तुम तोप के गोला को क्या करेगो। यूँ के साहब तोप को गोला को आवेदन करो, जब ने कहा सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा दम्बू कम्बू चलावे को लाइसेंस तो मिल ही जाएगा, और दम्बू चलावे को लाइसेंस मांगो तो मेरे को कहाँ मिलेगा, चक्कू चलावे को लाइसेंस है कि नहीं। तो जब अपन सोच को बड़ा रखेंगे, अच्छा सीखेंगे, तो छोटे क्वेश्चन को तो अपन ऑटोमेटिक कर पाएंगे। और जब चीज़ ही छोटी सीखोगे और क्वेश्चन मान लो थोड़ा सा अच्छा बन के आ गया, माँ दिमाग घूम गया, तो क्या मतलब रह जाएगा अपना पढ़ाई का, ठीक है ना। अपन को पढ़ना है इस तरह से कि अपन को बार बार पढ़ने की कोशिश नहीं करें, एक बार में अच्छा पढ़ना है और सीखने के लिए पढ़ना है। अपना उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी चीज़ अपन पढ़ें उसको अच्छे से ग्रहण करें, सीखें, मन में उतारें। ये नहीं साहब एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना है। एग्जाम पास करने के लिए पढ़ोगे जब कुछ भी नहीं होगा, और सीखने के लिए पढ़ोगे तो एग्जाम कब पास हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये सोच अपन की रखनी है और क्लास में अपन को रेगुलरिटी बना करके रखनी है, ठीक है ना। सारी क्लासेज आपको बहुत अच्छे से अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं सुबह 7 बजे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।